नमस्कार और द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे द्वीप पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ही एक्सोटिज्म और सुंदरता की याद दिलाता है, श्रीलंका। इसे अक्सर हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट के सारांश से आई है, तो एक तरह से ये हमें उस देश की झलक देती है। तो आज हमारी ये जो गहराई से चर्चा है, इसका मकसद है इसी सारांश के आधार पर श्रीलंका के जो मुख्य पहलू हैं, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, अर्थव्यवस्था और आज की हालत, उन्हें समझना। ईमानदारी से कहूं तो ये हिंद महासागर का मोती वाला नाम ही अपने आप में काफी उत्सुकता जगाता है। हाँ, बिल्कुल, ये नाम बहुत कुछ कहता है इसके बारे में। तो फिर चलिए खोलते हैं इस मोती की परतें। शुरुआत करते हैं इतिहास से। स्रोत बताता है कि श्रीलंका का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, बहुत पुराना और समृद्ध। और इसमें अनुराधापुरा, पोलोन्नारुवा जैसे प्राचीन राज्यों का जिक्र है। साथ ही ये भी कि कैसे ये द्वीप समुद्री व्यापार के रास्तों पर एक अहम पड़ाव था। वेरी। स्रोत में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, खासकर इतने लंबे इतिहास के साथ? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम 3500 साल के इतिहास की बात करते हैं, तो वो सिर्फ समय की लंबाई नहीं है, वो एक सभ्यता की निरंतरता है जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अपने अंदर समाया है। अनुराधापुरा, पोलोन्नारुवा, ये सिर्फ पुरानी राजधानियां नहीं थीं, ये अपने समय में इंजीनियरिंग, कला, शासन, इन सब के बहुत उन्नत केंद्र थे। स्रोत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का जिक्र है ना, हाँ। वो इसी बात का सबूत है। वो आज भी उस जमाने की कहानी कहते हैं। और जहां तक समुद्री व्यापार की बात है, इसकी लोकेशन देखिए, हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में। हाँ, स्ट्रेटेजिक है काफी। बिल्कुल। प्ले स्वाभाविक रूप से पूर्व और पश्चिम के बीच विचारों, सामानों, संस्कृतियों के लेन देन का केंद्र बन गया। और सदियों तक ये भूमिका निभाने का मतलब है कि बाहर से बहुत प्रभाव यहाँ आए और वो यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। शायद इसीलिए वो परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण वाली बात कही गई है। यहाँ की परंपराएं बहुत गहरी हैं, खासकर बौद्ध धर्म का प्रभाव, जैसा स्रोत मंदिरों के जिक्र से बताता है। पर साथ ही बाहरी दुनिया से लगातार संपर्क ने इसे हमेशा नई चीजों को अपनाने के लिए भी तैयार रखा। अच्छा। तो ये इतिहास सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं है, ये आज के समाज में, वहाँ की सोच में भी झलकता है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक द्वीप की लोकेशन उसके पूरे इतिहास और पहचान को एक तरह से गढ़ सकती है। व्यापार और बाहरी प्रभावों ने जरूर इसे खास रंग दिया होगा। चलिए अब जरा इसके भूगोल और कुदरती खूबसूरती पर आते हैं। स्रोत का वर्णन तो बहुत ही लुभावना है। सुनहरे समुद्र तट, घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पहाड़ों पर फैले चाय के बागान और वन्य जीवों से भरे राष्ट्रीय उद्यान। हाथियों और तेंदुओं का भी जिक्र है। मतलब एक छोटे से द्वीप पर इतनी वैरायटी, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये विविधता ही श्रीलंका का सबसे बड़ा आकर्षण है। आप सोचिए, कुछ ही घंटों में आप धूप वाले बीच से निकलकर ठंडी धुंध वाली पहाड़ियों पर पहुंच सकते हैं। हाँ, जहाँ चाय के बागान हैं। जी, मीलों तक फैले हुए। और फिर आप घने जंगलों में जा सकते हैं जहां हाथी झुंड में दिखते हैं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो तेंदुआ भी। स्रोत सीधे सीधे शायद पारिस्थितिक महत्व की बात नहीं करता, पर जिस तरह की विविधता बताई गई है वो अपने आप में इशारा करती है कि यहाँ एक बहुत ही समृद्ध इकोसिस्टम है। सही बात है। और ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, यही भौगोलिक विविधता हिंद महासागर का मोती वाले नाम को सही ठहराती है। अच्छा, कैसे? देखिए, मोती अपनी सुंदरता, अपनी दुर्लभता और एक छोटी सी जगह में सिमटे हुए मूल्य के लिए जाना जाता है ना। हाँ। श्रीलंका भी कुछ वैसा ही है। प्राकृतिक सुंदरता और अलग अलग तरह के अनुभव सब एक छोटे से इलाके में सिमटे हुए हैं। बीच है आराम के लिए, जंगल है रोमांच के लिए, चाय बागान एक अलग ही सांस्कृतिक अनुभव देते हैं, और नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो दुनिया भर से लोगों को खींचता है। इसका जिक्र शायद आगे पर्यटन वाले हिस्से में आएगा। हाँ, ये कनेक्शन समझ आ रहा है कि कैसे जमीन की बनावट सीधे अनुभवों से जुड़ती है। अच्छा, प्रकृति के बाद अब यहाँ के लोगों और संस्कृति की विविधता पर बात करते हैं। स्रोत में मुख्य समुदायों का जिक्र है, सिंहली, तमिल और मुस्लिम। और ये भी कहा गया है कि वो साथ मिलकर रहते हैं और उनकी साझा समृद्ध परंपराएं, भोजन, त्योहार और कला हैं। ये पहलू किसी भी देश को समझने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये जो साझा संस्कृति और साथ रहने की बात स्रोत कह रहा है, इसका क्या मतलब निकालें हम? हाँ, स्रोत जिस तरह से ये बात रखता है वो एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाता है जहाँ कई सांस्कृतिक धाराएं एक साथ बह रही हैं और एक दूसरे को समृद्ध भी कर रही हैं। सिंहली, तमिल, मुस्लिम समुदाय तीनों की अपनी अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भाषा है, रीति रिवाज है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर दे रहा है कि उनमें बहुत कुछ साझा भी है। जैसे परंपराएं, खाना-पीना। हाँ, परंपराएं, खाना पीना, त्योहार, कलाएं। इसका मतलब यही है कि सदियों से साथ रहते हुए इन समुदायों के बीच काफी सांस्कृतिक लेन देन हुआ है। जब स्रोत समृद्ध परंपराओं की बात करता है तो शायद वो उन अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाजों की तरफ इशारा कर रहा है जो साथ मनाए जाते हैं या जिनमें एक दूसरे का सम्मान होता है। साझा भोजन का मतलब हो सकता है कि कुछ डिशेस इतनी मशहूर हो गई है कि वो सभी समुदायों की पहचान बन गई हैं, चाहे वो शुरू कहीं से भी हुई हों। हाँ, ऐसा होता है कई जगह। बिल्कुल। त्योहार अक्सर लोगों को साथ लाते हैं और कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, उनमें अलग-अलग प्रभावों की झलक मिल सकती है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत के मुताबिक ये विविधता टकराव की वजह नहीं बल्कि श्रीलंका की जो सांस्कृतिक जीवंता है, जो रिचनेस है, उसका स्रोत है। अच्छा। एक तरह से ये एक जटिल कालीन की तरह है जिसमें अलग-अलग रंग के धागे मिलकर एक खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं। स्रोत के हिसाब से यही बहुसांस्कृतिवाद श्रीलंका की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये विचार के विविधता ही समृद्धि का स्रोत है, ये काफी आशावादी लगता है। खैर, संस्कृति की इस मिलीजुली तस्वीर के बाद जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। स्रोत बताता है कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कुछ चीजों पर टिकी है: चाय, मसाले, कपड़ा और पर्यटन। इसमें सीलोन टी का खास जिक्र है। हाँ, सीलोन टी। और ये दुनिया भर में मशहूर है। ये नाम तो वाकई हर चाय पीने वाले ने सुना होगा। इन आर्थिक पिलर्स के बारे में स्रोत क्या इशारा कर रहा है? हाँ, देखिए, सीलोन टी तो श्रीलंका की एक ग्लोबल पहचान है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये क्वालिटी और विरासत का प्रतीक है और इसका सीधा संबंध उन चाय बागानों से है जिनका हमने भूगोल में जिक्र किया था। हाँ, वो खूबसूरत पहाड़ियाँ। जी, वो सिर्फ नज़ारे नहीं हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। इसी तरह मसाले भी अहम हैं। याद है हमने इतिहास में समुद्री व्यापार मार्गों की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। सदियों पहले से श्रीलंका दालचीनी जैसे मसालों के लिए मशहूर था और यह आज भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। कपड़ा उद्योग, जैसा स्रोत बताता है, एक और बड़ा स्तंभ है। ये शायद देश के औद्योगिक विकास और ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी भूमिका दिखाता है। और फिर आता है पर्यटन, जो असल में इन सभी पहलुओं को जोड़ता है। अच्छा, कैसे? पर्यटक क्यों आते हैं? सुनहरे समुद्र तटों के लिए भूगोल, चाय बागानों को देखने के लिए भूगोल और अर्थव्यवस्था, वन्यजीव देखने, प्रकृति, अनुराधापुरा जैसे प्राचीन शहर घूमने, इतिहास और संस्कृति। और शायद वहाँ का खाना और त्योहार अनुभव करने, संस्कृति। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि स्रोत जिन अलग-अलग चीजों का जिक्र कर रहा है, इतिहास, प्रकृति, संस्कृति, वो सब मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। और पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्षेत्र मिलकर एक विविध आर्थिक आधार बनाते हैं। दिलचस्प है कि कैसे देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर सीधे उसकी आर्थिक ताकत से जुड़ी हुई है। अब अंत में आज के श्रीलंका की बात करते हैं। स्रोत एक अहम बात कहता है, मैं लगभग उसी के शब्दों में कह रहा हूं। चुनौतियों के बावजूद श्रीलंका संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी के केंद्र के रूप में चमकना जारी रखे हुए है। स्रोत में कोलंबो शहर और गाले किले जैसे दृश्य भी दिखाए गए हैं। ये वाक्य, चुनौतियों के बावजूद चमकना, ये काफी मायने रखता है। इससे हम आज की श्रीलंका के बारे में क्या समझ सकते हैं? हाँ, ये वाक्य बहुत सोच समझ कर लिखा गया लगता है। ये मान रहा है कि श्रीलंका जैसे कई और देश अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्रोत उन चुनौतियों का ब्यौरा तो नहीं देता, पर उनका जिक्र करके एक यथार्थवादी नजरिया रखता है। पर वाक्य का मुख्य जोर चुनौतियों पर नहीं है, बल्कि उसकी शक्तियों पर है। हाँ बिल्कुल, उसकी स्थायी शक्तियों पर। और स्रोत के अनुसार ये शक्तियां हैं उसकी जीवन संस्कृति जिस पर हमने बात की, उसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता जिसका हमने जिक्र किया, और उसके लोगों की मेहमान नवाजी, गर्मजोशी से स्वागत करने का भाव। कोलंबो शहर का जिक्र शायद आधुनिक विकास, व्यापार और शहरी जीवन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि श्रीलंका सिर्फ अपने अतीत में नहीं जी रहा,
वो एक आज का देश भी है। और गले किला? दूसरी तरफ गाले किला, जो एक ऐतिहासिक जगह है, यूनेस्को लिस्ट में भी है। वो इतिहास की निरंतरता, औपनिवेशिक प्रभाव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को दिखाता है। इन दोनों का एक साथ जिक्र शायद उसी परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण वाली बात को पक्का करता है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। हाँ, ये बात सही है। तो स्रोत का संदेश ये लगता है कि भले ही मुश्किलें हों, श्रीलंका का जो मूल सार है, उसकी संस्कृति, प्रकृति और लोगों का स्वागत करने का तरीका, वो बना हुआ है। और यही चीजें उसे आज भी दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान देती हैं। ये एक तरह से लचीलेपन की कहानी है, रेजिलियंस। तो इस संक्षिप्त सारांश के जरिए हमने श्रीलंका के कई रंग देखे हैं। हमने उसके हजारों साल पुराने इतिहास और उसकी सांस्कृतिक गहराई को महसूस किया, उसकी हैरान करने वाली प्राकृतिक विविधता को सराहा। जी हाँ। सिंघली, तमिल, मुस्लिम समुदायों से बने उसके बहुसांस्कृतिक समाज की झलक पाई, सीलोंटी और पर्यटन जैसी आर्थिक ताकतों को समझा, और अंत में ये भी देखा कि चुनौतियों के बीच भी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। जैसा कि स्रोत खुद कहता है, ये वाकई एक ऐसी भूमि है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति अविस्मरणीय अनुभव बनाने के लिए एक साथ आते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है, जो सीधे तौर पर स्रोत से ही निकलता है, पर हमें थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, क्या सवाल? स्रोत ने बार बार इतिहास, संस्कृति, प्रकृति के संगम और परंपरा व आधुनिकता के मिश्रण का जिक्र किया है। हाँ, किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इन तत्वों का आपसी संतुलन कैसे विकसित होगा। क्या परंपरा और आधुनिकता के बीच का ये जो तालमेल है वो बना रहेगा, या कोई एक पहलू ज्यादा हावी हो जाएगा। श्रीलंका की पहचान को बनाने वाले ये जो अलग अलग तत्व हैं, उसकी प्राचीन विरासत, उसकी बहुसांस्कृतिक बनावट, उसकी प्राकृतिक संपदा और उसकी आज की आकांक्षाएं, ये आने वाले समय में किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं तालमेल बिठाएंगे और देश को किस दिशा में ले जाएंगे। हाँ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन स्रोत हमें इन ताकतों के जटिल खेल पर सोचने के लिए एक आधार जरूर देता है।